नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित कुमार सिंह, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बीपीएससी 64th बैच। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो बिहार में अपरंपार वैकेंसी आ रही है शिक्षकों की, गुरुजनों की, बीपीएससी शिक्षक के लिए। टीजीटी कक्षा 8 से लेके माफ कीजिएगा, कक्षा 6 से 8 तक के उन विद्यार्थियों के लिए जिनको जियोग्राफी में परेशानी होती है। ये एक बहुत आसान चैप्टर है, क्योंकि इसमें हमें उसके बारे में पढ़ना है जिसका हम सदुपयोग करते हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, जिनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है, और उसमें हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि आप कितनी आसान तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसके पेपर को देख लेते हैं कि जियोग्राफी में कौन कौन से टॉपिक से पेपर क्वेश्चन आए थे। ठीक है, आइए देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है ना। तो यानी कि हमें भारत का भूगोल पढ़ना है। ठीक है ना। आपके सिलेबस में हम आपको सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद सिलेबस के अनुसार क्रमशः लगातार उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। बाहर का वायरस लेकर के नहीं आएंगे, और चीजें वही पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए सफलता का मूल मंत्र होता है कि दोस्त और किताब कम रखिए, कंफ्यूजन कम होगा। ठीक है ना। तो उस चीज को हम याद रखेंगे। याद रखते हुए हमने भारत का भूगोल पढ़ना है। भारत के भूगोल जब हम पढ़ेंगे तो मानचित्र और ग्लोबों के बारे में जब हम उसका अध्ययन करेंगे तो उसमें हमें अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, माफ कीजिएगा, उसमें हमें अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, और कितना डिग्री है, कितना मिनट है, कहाँ कौन सा स्थित है, वो सारी चीजें हमको इसमें पढ़ने को मिल जाएंगी। हमने पढ़ना क्या है इसमें? भारत का भूगोल। ठीक है। मानक देशांतर, मानक क्यामोत्तर, ये सब कुछ उसमें हमने पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है। भारत के भूगोल में जो जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक को हम लोग कवर कर लें। दूसरा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत की भूमि का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। तो यानी कि हमें भारत के भूगोल में सब चीज पढ़ना है। भारत की भूमि क्या है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है। ठीक है ना। भारत के उत्तरी हिस्से से दक्षिणी हिस्से तक की लंबाई कितनी है, पूर्वी से छोर से पश्चिमी छोर की लंबाई कितनी है। ठीक। भारत के उत्तर में जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसे इंदिरा कॉल कहते हैं। सबसे दक्षिण में जो स्थित है उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। तो इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर की दूरी क्या है, स्थलीय भूमि कितनी है, किस देश के साथ सबसे बड़ी स्थल सीमा बनाता है, किस देश के साथ सबसे छोटी स्थल सीमा बनाता है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, 3 बार पार करती है, मकर रेखा क्या है, विषुवत, सब चीज जानेंगे। फिर कहता है कि लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से क्या सही है, 3214, 2933, या 2933, 3214, यानी कि भारत की लंबाई और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम में क्या सही है। ये सब कुछ एकदम एक सीमित सिलेबस में हम लोग को पढ़ लेना है। ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, इसमें कहता है कि मालाबार तट से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जब हम समुद्रों के बारे में पढ़ेंगे कि महासागर कौन कौन से हैं और भारत के कौन कौन किस किस राज्य की सीमा को छूते हुए प्रवेश करते हैं, या किस किस सीमा को जाते हैं, तट कौन कौन से हैं, बंदरगाह कौन कौन से हैं, उसमें ये सारे कुछ कवर आ जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि प्रश्न यही आएगा, लेकिन इन्हीं से संबंधित आएगा, इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक। गोवा तट कौन सा है, पूर्वी तट, पश्चिमी तट, मलाबार तट, कोंकण तट, ये सारे तटों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हम लोग नदियों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की नदियां हैं कौन कौन सी हैं। इसमें नदी 2 प्रकार की होती है, एक हिमानी अपवाह तंत्र की नदियां होती हैं, दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होती हैं। तो हिमानी अपवाह तंत्र की नदियां किधर बहती हैं, उनका उद्गम स्थल क्या है, उनका मिलान स्थल क्या है, यानी वो कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर गिरती हैं। उद्गम स्थल से जब वो भारत में प्रवेश करती है तो कहाँ से करती है, भारत के बाहर जाती है तो किस बिंदु से होकर के गुजरती है, ये सब कुछ जानेंगे।
दक्षिण भारत की नदियों के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी नदियां हैं, उनकी प्रमुख विशेषता कौन कौन सी हैं, ये सब कुछ उसमें हम लोग जानेंगे, तो वो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि सिंधु और सतलज के बीच स्थित हिमालय को क्या कहते हैं। अब हिमालय के बारे में पढ़ेंगे तो हिमालय की पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हिमालय को कई भागों में बांटा गया है। बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, पंजाब हिमालय, अन्य हिमालय के अलग अलग प्रकार के बारे में हमने पढ़ना है। उसका डिस्कस हम लोग करेंगे, तो वो हम लोग पढ़ लेंगे। कश्मीर हिमालय, ठीक है ना, हिमाचल हिमालय, तो वो सारी चीजें उस समय क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे निवासित नदी द्वीप है। द्वीपों के बारे में, नदियों से संबंधित जब हम जो चीज पढ़ेंगे, उसके आसपास कितनी द्वीप बनती है, कौन सी नदी द्वीप बनती है, कौन बड़ी नदी द्वीप है, कौन छोटी है, कौन कहाँ से कहाँ स्थित है, उनकी अवस्थिति का पता हम लोग उस टॉपिक में लगा लेंगे। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे खारे पानी की झील है। नदियों के बाद पर्वत, पर्वत के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है ज्योग्राफी में परीक्षा की दृष्टि से, खास करके वनडे एग्जाम के लिए, तो उसमें झील महत्वपूर्ण टॉपिक है। और झीलों के बारे में हम लोग एक ट्रिक से पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि नाग और नागिन जिस झील के अंत में आ गया, उसे समझिए कि वो जम्मू कश्मीर में है, वैसे उससे वो ट्रिक हम देंगे आपको। और इसके बाद जिसमें ताल तलैया आता है, वो नैनीताल में स्थित है। ठीक है ना, उत्तराखंड में स्थित है। उस टाइप से हम लोग टॉपिक को हम लोग ट्रिक के हिसाब से एक मनोरंजक तरीके से, ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि पढ़ तो हम सारी चीजें चुके हैं, हमने सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन को उस हिसाब से करेंगे ताकि परीक्षा की दृष्टि से आपको उपयोगी हो और आपको आसान लगे। ठीक है। फिर इसके बाद सुंदरवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इसके बारे में हम लोग नदियां जो अपने साथ मिट्टी बहा कर ले जाती है, जो मुहाना बनाती है, डेल्टा बनाती है, वो नदी टॉपिक के साथ साथ ही जोड़ करके उसको पढ़ लेंगे। ठीक है ना। इसके बाद निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा जलप्रपात स्थित है। जलप्रपात शिव समुद्र में स्थित है, तो वो नदी टॉपिक में आ जाएगा। कैरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और बल के बारे में, यानी कि पृथ्वी जब घूमती है, पृथ्वी की जो दो गतियां होती हैं, घूर्णन और परिक्रमण, परिभ्रमण भी कहते हैं उसको, तो घूर्णन और परिभ्रमण में कौन सी गति में कौन सा बल लगता है, वो कैसे घूमती है। ठीक है, कौन से गोलार्ध में कब प्रवेश करती है, अ, ये सारी चीजें उसमें हमने पढ़ना है। ठीक। विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम किस राज्य में स्थित है। मेघालय में। पहले चेरापूंजी था, फिर मासिनराम हो गया है, अभी फिर चेरापूंजी हो गया है। इस टाइप के प्रश्न भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद भारत में 70 सेंटीमीटर कम वार्षिक वाले क्षेत्र, वर्षा वर्षा से संबंधित जो चीजें हैं, कटिबंधों से संबंधित, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है ना, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद भारत में चंदन किस प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है। वन एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है परीक्षा की दृष्टि से, वन से संबंधित जितने भी प्रश्न है उसमें आप आ जाएंगे। ठीक है ना, पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय मैंग्रोव वन, सदाबहार वन, जितने सारे बने हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद कौन सी विशेषता भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है। ये कटिबंधों पर स्थित जो वन है, उनके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। ये जब हम पहाड़ियों के बारे में उसका अध्ययन करेंगे, तब हम पढ़ लेंगे नीलगिरी की पहाड़ी, अनामलाई की पहाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अनामुदी, सुंदरबन, जितने सारे हैं सब पढ़ लेंगे। इसके साथ साथ एक और चीज पढ़ लेंगे कि तैरता हुआ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, गिर वन कहाँ है, बब्बर शेर कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी चीजें पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर कहता है कि रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था। पर्यावरण संरक्षण, इससे जितने भी प्रश्न है, चाहे वो भारत स्तर पे हो चाहे वो वैश्विक स्तर पर हो, उन सारी चीजों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद विकसित विश्व का राजनीतिक संकट क्या है, वो राजनीतिक संकट किन किन मुद्दों पर है, इन सारी चीजों का अध्ययन हम लोग करेंगे। संसाधन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं, जिमरमैन का कथन है। तो संसाधन होते नहीं, क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो दो प्रकार के संसाधन होते हैं,
जो हम बनाए जाते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, उस टॉपिक में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके संबंधित और भी चीजें, इससे संबंधित और भी चीजें, क्योंकि जरूरी नहीं कि अगले एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए, तो वैसे भी नहीं पूछेगा। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन भारत की वनों की कटाई एवं सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से है? जितने भी आंदोलन हुए, वन बचाओ, चिपको आंदोलन, इसके बाद नौतान्य आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, और भी नदियों से संबंधित भी जितने नर्मदा बचाओ अभियान, जितने सारे आंदोलन हुए, चाहे वो वन के लिए, नदियों के लिए या भूमि संरक्षण के लिए, वो सब आंदोलन एक साथ हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक, आगे देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना नदियों से संबंधित है, उसमें हम लोग पढ़ लेंगे कि उसमें कौन कौन सी नदियों पर परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना है, उसके लाभ क्या है, और जो लाभुक क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं, ये सारी चीज उसमें कवर करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है? वर्षा जल संग्रहण, जब हम वर्षा का जल पढ़ेंगे या जल टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें ये सब कुछ कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर अगला है, गुजरात में नर्मदा पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह स्थित है? हमने अभी तुरंत पीछे बताया कि जब उन पे चर्चा करेंगे हम बांधों पर या परियोजनाओं पर, तो हम उस टाइम पता लगा लेंगे, उसका अध्ययन करेंगे कि लाभुक राज्य कौन कौन से हैं, लाभुक स्थान कौन कौन से हैं, तो उसमें ये कवर हो जाएगा। भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? खेती यानी कृषि टॉपिक जो है वो महत्वपूर्ण है, उस टॉपिक को हम लोग देख लेंगे। झूम खेती, झूम की खेती से संबंधित जो चीजें हैं उसके बारे में पढ़ लेंगे। झूम ही नहीं, अन्य जो महत्वपूर्ण खेती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारत और विश्व दोनों। इसके बाद आरंभ में, भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? चाय और कॉफी, कहवा, उसका भी चर्चा हम लोग करेंगे उस टॉपिक में। पहाड़ियों से संबंधित जितने भी प्रश्न है, चाय कॉफी उत्पादन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी से आता है? कौन धातु होता है, कौन अधातु होता है, कौन 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 सा मिश्रण होता है, मिक्स धातु होता है, वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। खदानों से जो चीज निकलते हैं, किसमें क्या पाया जाता है, किसको क्या कहते हैं, वो सारी चीजों का अध्ययन हम करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्पादन से संबंधित जब चीजें पढ़ेंगे तो इसमें ये चीजें हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में जितनी भी केंद्र हैं, चाहे वो जीएमटी का हो, ग्रीनविच मीन टाइम का हो, माफ कीजिएगा आईएसटी का, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय का हो, भूतापीय ऊर्जा का हो, पनबिजली केंद्र का, वो सारी चीजों का की चर्चा हम लोग उस टॉपिक से संबंधित जब तक पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर कर लेंगे। लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में, उद्योगों से संबंधित जब हम चीजें पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। ठीक है, कौन से क्षेत्र में आता है, हल्का सा उसको इकोनॉमिक्स से जोड़कर भी पढ़ेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? पूर्व गलियारा और पश्चिम गलियारा, उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे भारत का जब भौगोलिक अध्ययन करेंगे उस समय। मिस्र बरेल और लुसाई क्या है? जनजातियों से संबंधित जो चीजें हैं उनका अध्ययन भी हम लोग करेंगे। प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं, वो कहाँ निवास करती हैं, उन्हें उस नाम से क्यों जाना जाता है? ठीक है, जैसे गारो घासी जयंतियाँ, ये जनजातियां हैं और इस प्रकार के पहाड़ भी हैं, पर्वत भी हैं, और वो जनजाति वहाँ पे निवास करती हैं, इसलिए उनको उस नाम से जाना जाता है। इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। भारत के प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है, क्या नहीं है? क्रम को भी पढ़ेंगे कि विंध्यन, धारवाड़, कुड़प्पा क्या होता है, अन्य जो क्रम है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। हिमालय की चर्चा जब हम करेंगे तो वो असम हिमालय उसमें कवर हो जाएगा। अन्य हिमालय जैसे हिमाचल हिमालय है, शिवालिक हिमालय, पंजाब हिमालय, अन्य प्रकार के हिमालयों की चर्चा जब करेंगे तो उसमें हम असम हिमालय की भी चर्चा विस्तार से करेंगे। ठीक है, पेनार नदी का उद्गम स्थल, नदियों से संबंधित जब तथ्य पढ़ेंगे तो उसमें कवर कर लेंगे। ठीक, इसके बाद कहता है कि जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से की समताप रेखा का विस्तार माना जाएगा। जब हम
जब हम भारत के बारे में पढ़ेंगे, रेखाओं के बारे में, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा कौन कहाँ से गुजरती है, उसमें इसकी चर्चा करेंगे। पश्चिमी हिमालय में, ये हिमालय से संबंधित है, और उसकी विस्तार की उच्चतम सीमा की चर्चा उसमें कर लेंगे। उष्ण कटिबंधीय मानसून, पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता क्या होती है। जब हम लोग मानसून पढ़ेंगे या वन की चर्चा करेंगे तो उसमें इसको कवर कर लेंगे। ठीक, इसके बाद ज्वारीय वन क्षेत्र क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं, वनों से संबंधित जो तथ्य हैं उसमें इसको कवर करेंगे। इसके बाद महाभारत लेख नामक पर्वत कहाँ स्थित है, पर्वतों से संबंधित टॉपिक जब पढ़ेंगे उसमें इसकी चर्चा कर लेंगे। आर एल सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में लिया था। इन इन्हीं के बारे में नहीं, अन्य जो भूगोलवेता है और भूगोल के जानकार हैं उनकी चर्चा भी हम करेंगे, जो इनके समकक्ष हैं या इनसे सीनियर हैं। ठीक है ना। भूगर्भिक संरचना, भौतिक आकृति, अवस्थिति या अन्य चीजों के बारे में चर्चा जब करेंगे तो इन प्रकार के जितने भी नाम है उनका डिस्कशन हम लोग उस टॉपिक में कर लेंगे। ठीक है। तो कुल 40 प्रश्न कक्षा 6 से 8 वाले में आता है, और उन 40 प्रश्न में हम भरपूर प्रयास करेंगे कि लगभग 95% हमारे पढ़ाए गए टॉपिक से हो। 7% की गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन जितना पढ़ाएंगे उतना में से गारंटी है कि प्रश्न उसी में से आएगा, उसमें से बाहर के नहीं होंगे। हम वही चीज आपको देंगे जो सबरी ने चक चक करके मीठे में प्रभु श्री राम को दिए थे। ठीक है। इस सिलेबस में इतना ही। धन्यवाद।